नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की पैसे के बारे में जो सोच है ना, उसे हिला कर रख दिया। हाँ। रॉबर्ट कियोसाकी की 1997 में आई थी ये, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली किताब रही है ये। तो ये कहानी है कियोसाकी की अपनी जिंदगी के दो पिता जैसे फिगर्स की। बिल्कुल। एक तो उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, हम्म। और दूसरे थे उनके एक दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि पैसों को लेकर दोनों की सोच में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल सही कहा। जो पुअर डैड थे वो परंपरागत सोच वाले थे, मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, खूब मेहनत करो और एक सुरक्षित सी स्टेबल नौकरी पकड़ लो। जैसे हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। वो पढ़े लिखे भी बहुत थे, सरकारी नौकरी में थे, ऊंचे पद पर, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा मतलब थोड़ी तंगी सी रहती थी। अच्छा, और दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनकी क्या कहानी थी? रिच डैड की देखिए फॉर्मल एजुकेशन उतनी नहीं थी, वो 8वीं फेल थे शायद, लेकिन बिजनेस की समझ, पैसे की समझ कमाल की थी। ओह। उनका मानना था कि असली पढ़ाई पैसे की समझ है, सिर्फ डिग्री लेना नहीं। वो जोर देते थे फाइनेंशियल एजुकेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर और सबसे जरूरी एसेट्स बनाने पर। एसेट्स मतलब संपत्ति? हाँ, ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाएं, आपकी जेब में पैसा डालें। तो आज की हमारी ये जो खास बातचीत है वो इसी फर्क को, इसी कॉन्ट्रास्ट को समझने पर है कि कैसे ये दो अलग अलग सोच, अलग अलग माइंडसेट हमारे फाइनेंशियल जीवन को तय करती हैं। बिल्कुल। और हम इस किताब के ही हिस्सों को देख रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कियोसाकी एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, चूहा दौड़ या रैट रेस। ये क्या चीज़ है? काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, रैट रेस मतलब वो एक अंतहीन चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। कैसे? देखिए, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ, बिल भरो, खर्चे करो, और फिर जैसे ही पैसा खत्म होने लगता है और कमाने के लिए और मेहनत करो। हाँ, मतलब सैलरी आई और गई। बिल्कुल, पैसा आता है चला जाता है, लेकिन लोग कभी आर्थिक रूप से मतलब सही मानों में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कियोसाकी इसका कारण क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें अच्छा कर्मचारी, अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, मालिक या इन्वेस्टर बनना नहीं सिखाता। इसीलिए लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं करता। यही है रैट रेस। अच्छा, तो यहीं पे वो संपत्ति और देनदारियों वाली बात आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये शायद किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सेंट्रल आइडिया है। बहुत सीधी सी बात है। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड्स हैं, या कोई बिजनेस है जिसे चलाने के लिए आपको खुद वहां मौजूद नहीं रहना पड़ता। ये सब पैसा ला रहे हैं। ठीक है, और ये देनदारी, लायबिलिटी? लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा। तो रिच डैड का फलसफा क्या था कि लगातार संपत्ति खरीदते रहो, एसेट्स जमा करते रहो। और यहीं पर कियोसाकी एक बहुत मतलब चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप रह रहे हैं वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। हाँ, यही बात है। ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है ना? बिल्कुल। हम तो हमेशा सोचते हैं कि घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से सोचिए, अगर आपका घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे होम लोन की किश्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो एक लायबिलिटी है। जब तक कि वो पैसा कमा कर ना दे। बिल्कुल, जब तक वो इनकम जनरेट ना करें। वो कहते हैं अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, फिर उस संपत्ति से जो इनकम होती है उससे लग्जरी की चीजें खरीदते हैं। और मिडिल क्लास? मिडिल क्लास या गरीब सोच वाले लोग अक्सर पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं, बड़ा घर ले लिया लोन पर, महंगी गाड़ी ले ली, और फिर जिंदगी भर उनकी किश्तें चुकाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, रैट रेस में फंसे रहते हैं। तो ये सिर्फ पैसे बचाने या खर्च करने का तरीका नहीं, ये तो पूरी सोच बदलने की बात है। मतलब कर्मचारी वाली सोच से मालिक या निवेशक वाली सोच। बिल्कुल, यही है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता की ताकत। कियोसाकी बहुत जोर देते हैं इस पर। आपको अकाउंटिंग की थोड़ी समझ हो, निवेश कैसे काम करता है पता हो, मार्केट क्या है, कानून के बेसिक्स क्या हैं। वो कहते हैं असली अमीरी इस बात से नहीं नापी जाती कि आप महीने का कितना कमाते हैं। तो फिर किससे? असली अमीरी इससे नापी जाती है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें, तो आपकी जो संपत्ति है, आपके जो एसेट्स हैं, वो आपको कितने समय तक जिंदा रख सकते हैं, आपके खर्चे उठा सकते हैं। ओ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब पैसिव इनकम। एग्जैक्टली। निष्क्रिय आय,
यही लक्ष्य होना चाहिए। ये किताब दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हुई, 4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं शायद। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और अक्सर लोग कहते हैं कि ये पहली किताब थी जिसने उन्हें पैसों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। एक तरह से गेटवे बुक है ये फाइनेंशियल दुनिया में। लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। मुख्य आलोचना यह है कि किताब मोटिवेशन तो बहुत देती है, इंस्पायर करती है, लेकिन ठोस प्रैक्टिकल सलाह कि कैसे करें वो थोड़ी कम है। मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। हाँ, कुछ वैसा नहीं है। और कुछ लोग कियोसाकी के अपने फाइनेंशियल दावों पर, उनकी कुछ सलाहों की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाते हैं। तो फिर इतनी क्यों चली ये किताब? अगर प्रैक्टिकल सलाह कम है तो क्या सिर्फ कहानी अच्छी है? कहानी तो है ही दिलचस्प, 2 पिताओं की, लेकिन मुझे लगता है इसका जो असली असर है वो उस मानसिक झटके में है जो ये देती है। मानसिक झटका? हाँ, मतलब ये आपको जगाती है, ये आपको मजबूर करती है कि आप जो पैसों के बारे में अब तक सुनते आए हैं, जो पारंपरिक ज्ञान है, उस पर सवाल उठाएं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पैसे कमाने का, अमीर बनने का कोई दूसरा बेहतर तरीका हो सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट का काम करती है, एक कैटलिस्ट है। तो अगर हम सार निकालें रिच डैड पुअर डैड का, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है अपनी सोच बदलने से, एसेट और लायबिलिटी का फर्क गहराई से समझने से, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने से, और सबसे जरूरी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने से। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोच बदलना काफी है? देखिए, शायद सिर्फ सोच बदलना ही काफी ना हो, एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर सोच ही गलत दिशा में है, माइंडसेट ही पुअर डैड वाला है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी या मौका काम नहीं करेगा। सही मानसिकता पहली जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। भले ही ये किताब आपको हर सवाल का जवाब न दे या कोई डिटेल्ड प्लान न बताए, पर क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पैसे को देखने का आपका नजरिया बदलना ही आपकी फाइनेंशियल दिशा को पूरी तरह से बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली पहला कदम हो? सोचिएगा जरूर।